हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने DSSB का सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका थर्ड टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एन अमेरिकन पोइटेस। देखिए DSSB का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका रोमांटिक पोइट्स हैं, सेकंड आपके ये अमेरिकन पोइट्स हैं, थर्ड आपके 18th एंड 19th सेंचुरी के जो पोइट हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा फोर्थ भी शामिल किया गया है जो कि इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। तो जो रोमांटिक पोइट्स हैं उसका एक लास्ट जो पोइट है वो करना बाकी रह गया, अदरवाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें 2-3 पोइट्स और बचे हैं, तो होप्स हो कि आप इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे और इसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि कौन से पोइट किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज जो मैंने भी आपको बताया कि अमेरिकन पोइट्स की लिस्ट में, मतलब अमेरिकन पोइट की लिस्ट में एक पोइटेस है जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। तो एमिली डिकिंसन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमिली डिकिंसन जो हैं वो एक ऐसी पोइटेस थी जिनको जीते जी फेम और नेम नहीं मिला। आफ्टर डेथ उन्होंने फेम और नेम हासिल किया। अब ये कैसे किया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं की। शी लिव विद हर सिस्टर, उनकी सिस्टर ने भी शादी नहीं की। तो कुछ इनके पर्सनल रीज़न थे जिस वजह से शादी नहीं की गई है, और इनकी सिस्टर के भी कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न थे। जब उनकी डेथ होती है एमिली डिकिंसन की, तो फिर वो इनकी सिस्टर एक बार ऑब्जर्व करती हैं कि कुछ 1800 पोएम्स की एक बुक है जो कि किसी शेल्फ में रखी हुई है। तो उसको वो देखती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वो उसे पब्लिश करवाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन 1830 एंड डेट ऑफ बर्थ में इसकी कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। जो कि अमेरिकन पोइटेस थी, और शी वॉज अ पोइटेस हु अलोन इन हर लाइफ। ये एक ऐसी पोइट थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो कि अपने लाइफ में अलोन थी, यानी कि इनकी लाइफ में जो था वो अकेलापन बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि ऐसे टाइम पे लोग थोड़ा सा कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। शी नेवर मैरिड एंड लिव विद हर सिस्टर लेविनिया, बोथ वर नेवर मैरिड। एमिली डिड नॉट यूज द ग्रामर रूल्स इन पोइट्री। ये ग्रामर रूल्स को अपनी पोइट्री में यूज नहीं करते थे। इनका मैं बर्थ आपको बता देता हूँ कि इनका बर्थ कब है। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है उसमें, बाकी तो इनका बर्थ आपको पता चल ही जाएगा। 1830 से 1886 है ये। तो ये इनका बर्थ है। तो होप्स हो कि आप समझ सकते हैं कि ये 56 ईयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई होगी। कॉजेज आते हैं, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। जो 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट हुआ करते थे, जैसे T.S. इलियट वगैरह हो गए, और H.T. कॉलरेज हो गए, और विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए। तो उनका पैटर्न था लिखने का, मेटाफिजिकली जो पैटर्न था लिखने का, तो उससे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड थी। तो इसी चीज़ को वो थोड़ा सा अपने अंदर मतलब लिखने की कोशिश भी करती थी कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिखना कि वो है कुछ और बताना कुछ और। जैसे कि इन्होंने अपने एक पोएम में लिखा है कि एक बर्ड है जो कि ऑब्जर्व करती है कि धरती के लोग कैसे हैं। एक्चुअल में वो बर्ड को नहीं, वो खुद को बोल रही हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि धरती के लोग कैसे हैं। फिर बताया गया है कि वो एक पेड़ से किस तरह से नीचे आती है, किस तरह से उसको दुनिया दिखती है। तो इन्होंने खुद ही अपने आप को बताने की कोशिश की है, एक तरह से पर्सोनिफाई किया है। तो इन 1891 हर पोएम अ बर्ड केम डाउन टू वॉक, इसी के बारे में बात कर रहा था, पब्लिश दैट शोड द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन्होंने एक उसको ऑब्जर्व करने की पावर दिखाई है, यानी कि कितना ज्यादा ऑब्जर्व किया एक एक चीज की, वो किस तरह से पैर आगे बढ़ाती है, कब अपने नेस्ट को बनाती है, कब वो उड़ने जाती है, कब अपने फूड यानी भोजन को लेके आती है, क्या वो ऑब्जर्व करती है, हम लोगों में क्या देखती है, इंसानों में कौन सी चीज़ें उसे पसंद नहीं है। सभी चीज़ें बहुत छोटी छोटी वे में उसने वो यूज़ करने की कोशिश की। जैसे कहा जाता है ना कि कॉमेडियन किसी की अगर मिमिक्री करता है, सेल्समैन की मिमिक्री करता है, तो उसने उसे कितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा। इसी तरह से ये जो पोएम है अपने आप में ये शो करता है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं वर्क की। आफ्टर द डेथ ऑफ एमिली, आपको बता दिया था कि इनकी डेथ हो गई थी, तो एमिली हर सिस्टर लेविनिया फाउंड हैंड बॉन्ड वॉल्यूम्स। हैंड बॉन्ड वॉल्यूम्स यानी कि हाथ से लिखे गए वॉल्यूम्स उन्होंने देखे। 1800 पॉइंट्स उसमें थे, इन विच
शी रोट हर प्रीपेड पोएम्स, देन हर सिस्टर पब्लिश्ड हर फर्स्ट वर्क इन 1819, और 1890 में उनकी सिस्टर ने उनका जो पहला जो था वो वर्क पब्लिश करवाया, उसका नाम था सिलेक्टेड पोएम्स। तो होप्स हो कि आपको पता चल जाना चाहिए कि उनका जो पहला वर्क था कब पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है ऑनर्स। तो शी डिड नॉट गेट एनी नेम एंड फेम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कोई नाम और फेम अपने जीते जी तो हासिल ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने ये काम अपने लाइफ में नहीं कर पाए थे। शी गॉट दैम आफ्टर हर डेथ इन 1861, हर पोयम आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रीव्ड। उन्होंने 1891 में एक उनकी पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रीव्ड, जो कि पब्लिश हुई थी 1861 में। ये अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी कि इस स्टोरी में ये बताया गया था कि एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो इतना ज़्यादा दुखी है कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नेचर है, उनसे भी ज़्यादा दुखी है। उसका कहना है कि नेचर इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों होता है। तो इस सोच की वजह से जो एंजल्स हैं, जो आसमान में रहते हैं, वो उसको देखने के लिए आते हैं कि यार ये किस टाइप का बंदा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और ये इसी वजह से एक बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। यहाँ भी लिखा भी है, इट वॉज बेस्ड ऑन थीम ऑफ ड्रिंकनेस। एक्चुअल में इस पोएम का जो टाइटल दिया गया है वो ड्रिंकनेस, जैसे आई टेस्ट अ लिक्विड, यानी कि मैंने एक लिक्विड टेस्ट किया लेकिन मुझे फिर भी नशा नहीं चढ़ा। तो इसमें यह बताया गया है कि ये सभी बातें जो की जा रही हैं, उसने कोई नशा नहीं किया। जैसे पीके मूवी आई थी, इतनी सारी बातें बता दी उसने, मगर उसने एक बूंद भी नहीं पिया था। तो ठीक इसी तरह से ये बताया गया है कि वेयर अ पर्सन सैड विद ब्यूटी ऑफ नेचर, भाई ब्यूटी ऑफ नेचर से दुखी है लेकिन उसने पिया बिल्कुल नहीं है। और होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शी वॉज अ पोएटेस अलोन इन हर लाइफ, शी नेवर मैरिड एंड लाइफ live with a sister, both were never married. Emily did not use grammar rules in her poetry. Or as we know that she was born in 1830 and dead in 1836, and when she was alive then she didn't get any fame and name. After her death she got both of them, like she has been succeed much time and many more than she was alive, and that success was depend on her sister's creativity and sister's work. That we can see that 1890 में उन्होंने पहली बार वो पब्लिश किया था और इसी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से शोहरत मिली थी, नाम मिला था। नेक्स्ट आते शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट मेटाफिजिकल वे। मेटाफिजिकल वे में वो भी लिखा करती थी जिससे इंस्पायर थी वो 17th सेंचुरी में, और वो लिखा करती थी थीम ऑन पोएम थीम वर बेस्ड ऑन नेचर, सेल्फ, डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड लव। उनका जो पोएम का जो थीम हुआ करता था ये टॉपिक पे हुआ करता था, नेचर, सेल्फ, डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड लव। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया था इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। नेचर पे लिखा करती थी, खुद पे लिखा करती थी, डेथ हो उस पे लिखा करती थी, लव जो होता है प्यार मोहब्बत उस पे लिखा करती थी, और इमॉर्टैलिटी उसे कहते हैं जो चीज़ें होनी चाहिए मगर होती नहीं है, नैतिकता नहीं होती उसमें वो चीज़ें। तो जैसे कि आपको बता दिया है कि अ बर्ड केम डाउन टू वॉक, उनकी ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया था इस पोएम में। आफ्टर द डेथ ऑफ मैली, ये आपको मैंने बता दिया है कि उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी 1890 में जिसका नाम था सिलेक्टेड पोएम्स। नेक्स्ट शी डिडंट गेट नेम एंड फेम, यही मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। और एक पोएम उन्होंने जो लिखा काफ़ी फेमस हुआ था, आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर ब्रीव्ड, तो जो कि पब्लिश हुआ था 1891 में और बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ था। फेमस होने के मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो होप्स हो कि आपको इसका जो लाइफ है एमिली डिकिंसन का काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्क के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे कि सोसाइटी का एक फ़ायदा हो सके और आप जो भी रिलेटिव हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाए आपके किए हुए काम का। तो होप्स हो कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।